गुड आफ्टरनून जी। वेलकम टू लेक्चर नंबर 17 सीए इंटर जीएसटी रिवीजन। लास्ट लेक्चर में आपने मेरे पास की थी एग्जाम्पशन हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड। अभी हम लोग एग्जाम्पशन डिस्कस करेंगे एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड। एंट्री नंबर है जी 66। एंट्री नंबर है जी 66। आपको इस एंट्री को ध्यान से समझना है, चाहे एंट्री नंबर लर्न ना करो, बट इसमें लिखा क्या हुआ है ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सुनिएगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, किसके द्वारा सर्विस प्रोवाइड करेगी है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ। सर दोबारा पढ़ो। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स को सर्विस दे रहा है, वो एग्जाम्प्ट है। सर हम तो आपके स्टूडेंट हैं, आप हमें एजुकेशन सर्विस दे रहे हो तो ये तो एग्जाम्प्ट होनी चाहिए। आप हमसे जीएसटी चार्ज कर रहे हो सर, ये क्या कर रहे हो सर? तो मैं आपको आंसर दूंगा, बेटा आप तो स्टूडेंट हो लेकिन हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में नहीं आते जीएसटी लॉ की। अच्छा, मतलब सर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं हो, क्या करें? इनके हिसाब से नहीं है, बाकी आप डिसाइड करना। ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ। और एक बात नोटिस कीजिए, सर्विस कौन दे रहा है? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन किसको दे रहा है? फैकल्टी, स्टूडेंट, स्टाफ। इसमें ये नहीं लिखा कौन सी सर्विस, कोई भी सर्विस एग्जाम्प्ट है। ज्यादातर एजुकेशन सर्विस ही होगी, बट इवन अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है वो भी एग्जाम्प्ट हो जाएगी, क्योंकि यहां पे सिर्फ लिखा हुआ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कौन सी सर्विस ये नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो पहले मैं काम करता हूं, मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मीनिंग आपको पढ़ाता हूं। ठीक है, नोट नंबर 1 में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मीन्स एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ, किस चीज की सर्विसेज दे रहा है वो? या तो प्री स्कूल एजुकेशन अप टू हायर सेकेंडरी, यानी कि नर्सरी से लेके, प्री नर्सरी से लेके आगे +2 तक, हायर सेकेंडरी तक आ गया ना। एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ। जैसे हमारे जितने भी ये कोर्सेज हैं, बीकॉम हो गया, बीटेक हो गया, या कोई एमकॉम हो गया, ये सारे कोर्सेज जो हैं ये क्वालिफिकेशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ हैं। इवन हमारा जो सीए भी है, दैट इज अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। तो उस क्वालिफिकेशन के अंडर जो भी करिकुलम का पार्ट है, यानी जो भी उसका सिलेबस है, उसकी अगर आप एजुकेशन की सर्विस दे रहे हो, ठीक है, तो वो एजुकेशनल जो सर्विसेज दे रहा है वो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। या जो इंस्टीट्यूशन एजुकेशन दे रहा है एज अ पार्ट ऑफ अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स। अब ये वोकेशनल एजुकेशन कोर्स क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। जो अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स है, या तो वो आईटीआई रन कर रही है या आईटीसी रन कर रही है, जो एफिलिएटेड टू नेशनल और स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग है। इसमें बेसिकली ना कुछ ऐसे स्किल्स वगैरह डेवलप किए जाते हैं जो स्टूडेंट्स के, जिससे कि वो मोर एम्प्लॉयबल हो जाते हैं इंडस्ट्रीज में जाके। आईटीआई वगैरह, कोई आपको रिपेयरिंग का कोर्स करवा दिया, कोई टेक्निकल छोटा मोटा कोर्स करवा दिया, जिससे कि आपकी एम्प्लॉयबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। तो आईटीआई, आईटीसी, इनके जो भी कोर्सेज रन कर रहा है और जो नेशनल या स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के साथ एफिलिएटेड है, वो भी क्या मान लिया जाएगा? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा एक मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल कोर्स, अ मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स, ये भी वैसा ही है, आपको और एम्प्लॉयबल करने के लिए एक स्किल कोर्स है, और ये भी हमारे नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। इसको आप एक बार रीड कर लेना। यानी जो लोग इन कोर्सेज में मतलब अपनी एजुकेशन सर्विस दे रहे हैं, सिर्फ वही अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्सेज हैं, और उन्हीं कोर्सेज को रन करने वालों को क्या माना जाएगा? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब आपको ये बात ध्यान रखनी है, 3 चीजें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आती हैं, इसके अलावा और कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं आएगा। नंबर 1, प्री स्कूल से लेके हायर सेकेंडरी स्कूल्स सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं। जो एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम करवा रहे हैं, जैसे अब आईसीआई का करिकुलम है, करिकुलम ऐसा है कि अगर जब आप वो पूरा कर लोगे तो उससे आपको एक क्वालिफिकेशन मिलेगी विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। तो उस करिकुलम का जो पूरा डिजाइन है या उसके जो भी चार्जेस हैं उसके ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं होगा। इसीलिए आपको पता है आईसीआई जब कोई ऐसा सीए फाउंडेशन या सीए इंटर की आपसे फीस लेता है उस पर जीएसटी चार्ज नहीं करता। लेकिन अगर आप उनसे कोई वैसे सर्टिफिकेट कोर्स करवाओगे, या कोई सीए बनने के बाद आप सोचते हो कि सीए आईसीआई वालों का कोई जीएसटी पे सर्टिफिकेट कोर्स है, तो वहां जब आप पेमेंट उन्हें करोगे तो वहां जीएसटी चार्ज होगा, क्योंकि दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम। लेकिन जो सीए कोर्स है उसका पूरा करिकुलम रिकॉग्नाइज्ड अंडर लॉ है, तो वहां पे जो फीस होगी वो चीज की सर्विस एग्जाम्प्ट हो जाएगी, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो स्टूडेंट से चार्ज करते हैं वो एग्जाम्प्ट है। पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ था। और पॉइंट नंबर 3,
वो इंस्टीट्यूशंस जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अप्रूव्ड वोकेशनल एजुकेशन कोर्स का, वो चीज हमारी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आएगी। एक बात ध्यान रखना, सर आप भी तो सीए पढ़ा रहे हो तो आप भी तो एक तरह से एग्जम्प्ट हो गए, नहीं, मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है आपके लिए, प्राइवेट ट्यूशंस टैक्सेबल, ठीक है। प्राइवेट ट्यूशंस एजुकेशन से एंट्री के अंदर नहीं आएंगे, हालांकि उनको वो थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलता रहेगा, वही जो हमारे जीएसटी लॉ में है 20 लाख वाली, उसका एग्जम्पशन आपको फायदा मिलता रहेगा। पर प्राइवेट ट्यूशंस हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का पार्ट नहीं है। आई होप क्लियर है। अब हम वापस आते हैं एक बार, तो पहला पॉइंट आई होप सबको समझ में आ गया होगा और साथ में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का मीनिंग भी समझ में आ गया होगा। दूसरा, सर्विसेज प्रोवाइडेड, फिर से बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वही सेम, बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगेंस्ट कंसीडरेशन इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फी। मतलब कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, जैसे मान लो थापर, या मान लो कोई भी बड़ा कॉलेज हो, क्योंकि देखो कॉलेज वगैरह पॉइंट नंबर 2 में आ जाएंगे, यहाँ स्कूल वगैरह यहाँ आ जाएंगे पॉइंट 1 में, और आईटीआई आईटीसी यहाँ आ जाएंगे 3rd नंबर पॉइंट में। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, मान लो कोई स्कूल ने एंट्रेंस एग्जाम रखा हुआ है कि हम तो जी 10th के बाद +1 में उसी बच्चे की एडमिशन लेते हैं जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करता है, तो उसकी कोई उन्होंने एंट्रेंस फी चार्ज कर ली बच्चे से, कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, इससे भी एग्जाम्प्ट कर दिया। सर ये तो ए पॉइंट में एग्जाम्प्ट हो जाता। देखो बेटा ऐसा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो अभी एंट्रेंस फी ले रहा है वो अभी अपने स्टूडेंट से चार्ज नहीं कर रहा, क्योंकि वो अभी स्टूडेंट इनरोल तो हुआ ही नहीं किसी कोर्स में, इसलिए इन्हें लगा कि ए पॉइंट में एग्जाम्पशन मारी जाएगी ये वाली, इसलिए बी पॉइंट में, मतलब डबल ए पॉइंट नया इंसर्ट किया बाद में, डबल ए पॉइंट में इस चीज की एग्जाम्पशन दे दी कि बेटा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो अभी तेरा स्टूडेंट नहीं भी है उससे भी अगर तू एंट्रेंस फी चार्ज कर रहा है वो भी एग्जाम्प्ट है, वो भी एग्जाम्प्ट है, पॉइंट नंबर डबल ए। अब आगे ध्यान से सुनिएगा, अभी तक तो बात चल रही थी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, यानी सर्विस प्रोवाइडर की जगह पे कौन था, सर्विस प्रोवाइडर की जगह पे कौन था सर, सर्विस प्रोवाइडर की जगह पे था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और रेसिपिएंट की जगह पे कौन था, स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ। अभी तक ये चल रहा था। पॉइंट 2 में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था, पर इधर कौन था, प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट, जो अभी स्टूडेंट बना नहीं, ये पॉइंट डबल ए में था, अभी स्टूडेंट बना नहीं पर प्रोस्पेक्टिव है, एंट्रेंस एग्जाम अभी वो दे रहा है, तो इन दोनों को तो एग्जाम्प्ट कर दिया, ठीक है, एंट्रेंस फी वगैरह को। अब हमारा चक्का पलटेगा, अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेसिपिएंट की हैसियत में बैठेगा, क्योंकि आगे लिखा हुआ है सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब अगली बात जो है ध्यान से सुनिएगा, जब तो मैं बोलता हूं सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसकी एग्जम्पशन तो है बहुत वाइड, याद रखिएगा एग्जम्पशन के चैप्टर में जितना कम लिखा होगा ना, मोस्ट प्रोबेबली एग्जम्पशन उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि जितने शब्द कम है उतना ब्रॉड है वो। जबकि जब सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आ गया तब तो पता नहीं ज्ञान बांटने लग गया ये, और जब इतना कुछ लिखेगा फिर तो सिर्फ यही चीजें एग्जाम्प्ट होंगी ना, बाकी सब कुछ टैक्सेबल है। अच्छा, मतलब जितना ज्ञान बढ़ता रहेगा एग्जम्पशन के चैप्टर में, एग्जम्पशन उतनी ही नैरो होती रहेगी, उतनी ही कम होती रहेगी। ठीक है सर, समझ गया हम आपकी बात। सुनिएगा, सबसे पहले सर्विस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मिली है, किस चीज की मिली है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ। इसको ना आप इस तरह समझिएगा, ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ये स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ है, ये तो अभी तक जो था ये एग्जाम्प्ट था। अगर ये हमारा सप्लायर है और ये अगर हमारा रेसिपिएंट है, लेकिन अगर मैं इसके अगेंस्ट यहां एक सप्लायर और खड़ा कर दूं, सप्लायर ऑफ सर्विस यहां एक और खड़ा कर दूं, तो मुझे अब इस चीज की बात करनी है कि यहां कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर प्रोक्योर कर रहा है उसे भी गवर्नमेंट एग्जाम्प्ट कर रही है। तो उसका सबसे पहला आंसर है जो फर्स्ट पॉइंट में आपको पढ़ा रहा था, सर्विसेज टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ। मतलब अगर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आगे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देता है पर वो खुद की बस या खुद की गाड़ी नहीं उसकी, उसने आगे आउटसोर्सिंग करके किसी से गाड़ी या बस या मिनी बस, ट्रक नहीं लेगा, यहाँ पे ट्रक में नहीं फैकल्टी या स्टाफ को लेकर जाओगे, बट अगर कोई कार
या अगर कोई मान लो बस, अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने भी आगे किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि मेरी फैकल्टी, मेरे स्टूडेंट, मेरे स्टाफ को ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देनी है, तो उन्हें मुझसे पैसे ले जाए महीने के। ध्यान रखना, बस किराए पे नहीं लिए, हायर चार्जेस एग्जाम नहीं कर रहा हूं, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस ले रहे हैं हम। मतलब हमने बस किराए पे लेके ड्राइवर रख के बस को चला नहीं रहे, हमने किसी बस वाले से ही बात कर ली कि यार तुझे मेरी ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देनी है पूरी, और मैं तुझे चार्जेस दूंगा, तूने बच्चों से नहीं लेने, मैं अपने आप तुझे पे करूंगा, बच्चों से जो मुझे लेना होगा मैं अपने आप पैसे ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सर्विस को भी एग्जाम्प्ट किया हुआ है। लॉजिक तो इसका बड़ा सिंपल सा है कि क्योंकि आगे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की सर्विस एग्जाम्प्ट है, इस तरफ ये वाली सर्विसेज क्योंकि सारी एग्जाम्प्ट हैं, तो इनका आउटपुट टैक्स तो आएगा नहीं। अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को अपने प्रोक्योरमेंट्स पे एग्जाम्पशन ना मिली तो उस पर जीएसटी चार्ज होगा, वो ईआई के कॉस्ट में ही ऐड होगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के कॉस्ट में ही ऐड होगा, जिससे कि एजुकेशन की जो सर्विस है वो महंगी होगी, और अल्टीमेटली वो किससे चार्ज किया जाएगा पैसा, स्टूडेंट से, फैकल्टी से, स्टाफ से, या आप ये कह लो स्टूडेंट से, तो अल्टीमेटली बर्डन स्टूडेंट्स को बियर करना पड़ेगा। इसलिए इस चीज की दे दी है जी एग्जाम्पशन, पहली चीज की दे दी है एग्जाम्पशन। आई होप सबको पहला पॉइंट समझ में आ गया। अब हर सर्विस को पढ़ते हुए ना माइंड में यही रखना कि सप्लायर कोई थर्ड पार्टी है और रेसिपिएंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। अब सेकंड चीज आ गई जी केटरिंग। आपने बहुत बार देखा होगा स्कूल्स में या कॉलेजेस में भी इवन कैंटीन होती है। वैसे तो ज्यादातर आपने कैंटीन वो देखी होगी जहां पे आप खुद जाते हो, पैसे देके ले आते हो जो लेके आना है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसी स्कूल वाले ने खाने पीने का बंदोबस्त बीच में ही कराओ पढ़ाई के, कि हम आपको एक टाइम का मील भी देंगे बीच में। सर ऐसा होता तो बड़ा अच्छा होता। ऐसा गवर्नमेंट स्कीम्स में है, आपने सुना होगा मिड डे मील्स वगैरह, उसको भी इंक्लूड कर लिया है। अब जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहां पे अगर मिड डे मील्स चल रहे हैं तो उन मिड डे मील्स की जो पेमेंट है वो किसी थर्ड पार्टी को पे हो रही है। या मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमारे पास मेरिटोरियस स्कूल्स का प्रोजेक्ट था, जो पंजाब गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं जहां पे बच्चों का रहना पीना खाना सब फ्री है। तो वो जो स्कूल की जो संस्था है या सोसाइटी है, जो वो इंस्टीट्यूशन है, वो आगे पेमेंट करते होंगे केटरिंग के, खाने पीने वाले केटरर को पर बच्चा, वो सब एग्जाम्प्ट है। क्योंकि प्रोवाइडर कौन है, एनी पर्सन प्रोवाइडिंग केटरिंग सर्विस। रेसिपिएंट कौन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एग्जाम्प्ट है, पढ़ लेना। थर्ड सर्विस सिक्योरिटी। स्कूल के बाहर सोचो गार्ड्स हैं और वो गार्ड्स एम्प्लॉय नहीं है स्कूल के, किसी थर्ड पार्टी से सिक्योरिटी की सर्विस ली हुई है स्कूल ने। क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, ज्यादातर तो आपने देखा होगा स्कूल के पीएन्स होते हैं जो सफाई वगैरह कर रहे होते हैं, पर कुछ स्कूल्स प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं जहां पे वो सोचते हैं यार आउटसोर्सिंग कर दो, किसी एक्सपर्ट से बंदे ले लो जो आके हाउसकीपिंग, क्लीनिंग, सारी वो सर्विसेज हमारे प्रेमिसेस में करेंगे। तो अगर तो मेरे अपने एम्प्लॉयज ही कर रहे हैं फिर तो वो एक्टिविटी शेड्यूल 1 में नीदर नॉर हो जाएगा, लेकिन अगर मैं आउटसोर्सिंग करके किसी से सर्विस ले रहा हूं ये, तो फिर ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट, भाई मेरे इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए या एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए मेरे को कुछ सर्विसेज लेनी होती हैं। जैसे मान लो आईसीआई अपना जब पेपर कंडक्ट करवाता है तो पटियाला में विक्रम कॉलेज सेंटर बनता है। इस बार कोविड की वजह से इन्होंने मोदी कॉलेज को भी सेंटर बनाया था, तो विक्रम कॉलेज, मोदी कॉलेज, अब ये आईसीआई के रिश्तेदार तो है नहीं, ये इंडिपेंडेंट कॉलेजेस हैं, पर आईसीआई को ये सेटअप देते हैं अपना सारा, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चार्ज करते होंगे। तो ये सर्विस प्रोवाइड कौन कर रहा है, विक्रम कॉलेज। किसको प्रोवाइड कर रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। एग्जाम्प्ट है किससे रिलेटेड, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। इवन एडमिशन टू भी, मान लो एडमिशन लेने के लिए मैंने किसी बाहर वाले से पेपर सेट करवाए कि भाई मेरे को अपने इंस्टीट्यूशन में एडमिशन जिसको देनी है उसका एक लेवल होना चाहिए, तो मैंने किसी थर्ड पार्टी से अपने सारे एग्जाम सेट करवा लिए या एडमिशन के प्रोसेसेस उससे डेवलप करवा लिए, वो सारी सर्विसेज रिलेटिंग टू एडमिशन या कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन सब एग्जाम्प्ट है। और लास्ट पॉइंट, सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और पीरियोडिकल्स। वैसे ना एक बात बता दूं, ये तो अभी मैं सिर्फ नाम आपको थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूं, अभी इसमें कुछ किंतु परंतु है नीचे हाउएवर करके, और नीचे कुछ बिसाइड्स भी है, यानी कुछ किंतु परंतु भी पढ़ाने हैं। अभी सिर्फ सर्विसेज समझ लो। सर कौन कौन सी सर्विसेज होगी जरा बताना। पहली सर्विस थी ट्रांसपोर्टेशन, दूसरी केटरिंग, तीसरी सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, फोर्थ एडमिशन टू और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। अब लास्ट है ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स और
periodicals। ऑनलाइन का जमाना है, ई कॉमर्स का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक होने का जमाना है, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कहता मैं क्यों पीछे रहूं। याद करिए हमारे सीए के जर्नल आते थे घर पे, मैगजीन्स आती थी, स्टूडेंट्स जर्नल। आजकल वो सारा कुछ ऑनलाइन पीरियोडिकली ऑनलाइन अपडेट होता रहता है। अब मान लो अगर आईसीआई वाले किसी बाहर वाले से सर्विस ले रहे हो कि हमें एजुकेशन जर्नल्स पीरियोडिकल्स ये सब सप्लाई करो, बना बना के सारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो उस चीज की सर्विस के बारे में यहाँ पे जिक्र किया हुआ। अभी मैंने आपको सर्विसेज समझा दी कि ये 5 क्या क्या हैं। अब देखना ये है कि क्या ये सभी तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एग्जम्प्ट है या कुछ गिने चुने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एग्जम्प्ट है, ये देखना है। तो उसके लिए आप देखिए कुछ हाउएवर करके लिखा हुआ है। 5 की 5 नाम आपको याद हो गए होंगे। हाउएवर नथिंग कंटेन्ड इन सब आइटम्स 1 2 3, यानी कि ये वाले 3, मैं अगर यहां पे थोड़ी सफाई कर दूं, क्लीनिंग सर्विसेज, ये 3 की बात कर रहा है। कहता नथिंग कंटेन्ड इन सब आइटम 1 2 3 ऑफ आइटम बी shall apply to an education institution other than institution providing services by way of preschool and higher secondary schools। क्या बोल गया? कहता जो भी 1 2 3 में लिखा है नथिंग कंटेन्ड इन shall apply, मतलब इसमें जो भी लिखा है नहीं अप्लाई होगा टू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। बता, पहले कह रहा है ये सारा कुछ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को मिलेगा तो एग्जाम्प्ट है, फिर कह रहा नहीं नहीं ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे नहीं अप्लाई होगा। मैंने कहा यार तुम कमाल करते हो। फिर कहता रुको ना, अदर देन सिर्फ किस पे लगेगा? ये लगेगा प्री स्कूल टू हायर सेकेंडरी, ये सिर्फ इन वाले स्कूल्स पे लगेंगे पहले 3 पॉइंट्स। इसका मतलब सर अगर कोई कॉलेज कैंटीन की सर्विस यानी केटरिंग, या अगर कोई कॉलेज सिक्योरिटी क्लीनिंग हाउसकीपिंग ये सर्विसेज अगर कोई कॉलेज वाला ले रहा है तो उसे ये एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। हालांकि थोड़ा भेदभाव है स्कूल और कॉलेज में, बट जो है आपके सामने है, और मैं इसमें कोई लॉजिक देना नहीं चाहूंगा। उसका रीजन बताता हूं। पिछले 6 साल में ना सर, 6 साल कहां से हो गए, जीएसटी को आए हुए भी 4 साल हुए हैं, मैं 6 छोड़ो, मैं कहता हूं 8 साल। 8 कैसे सर? पहले सर्विस टैक्स में भी सेम लैंग्वेज चलती थी जब हम सर्विस टैक्स पढ़ाते थे। 8-9 साल में ना ये वाली एंट्री कम से कम 9 या 10 बार चेंज हो चुकी है इसकी लैंग्वेज। कभी कहीं पे लिख देते हैं ये अप्लाई होगा, कहीं कह देते हैं ये अप्लाई नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ये कंफ्यूज रहे हैं इसमें। बट जो है अभी आज की डेट में मैं उसकी पोजीशन आपको बता रहा हूं, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि हाउएवर नथिंग कंटेन्ड इन दिस सब आइटम। ठीक है, आगे सुनिए। बिसाइड्स दिस कहता भी रुको, नथिंग कंटेन्ड इन सब आइटम 5 यानी ये ऑनलाइन जर्नल्स वाला ऑफ आइटम बी shall apply to an institution providing services by way of preschool और vocational education course। शाबाश, यही कमी, यही वो रह गई थी कमी। ये वाली सिर्फ पता किस पे लगेगी? ये वाली लगेगी उन पे पार्ट ऑफ करिकुलम, recognized for qualification recognized under law, फॉर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड अंडर लॉ, सिर्फ इन पे लगेगी ये। इसका मतलब जो सर ये कल 4 नंबर पॉइंट रह गया ना, 4 नंबर पॉइंट, ये एप्लीकेबल टू ऑल इंस्टीट्यूशंस है, ये एप्लीकेबल टू ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो इतनी घुमा फिर आगे बात करी हुई है ना इस एंट्री में कि बच्चा बेचारा याद ही करता रह जाए। पहली 3 सर्विसेज सिर्फ प्री स्कूल या हायर सेकेंडरी। ऑनलाइन जर्नल्स वाली, ऑनलाइन जर्नल्स तो आपको इजीली याद हो जाएगा, पार्ट ऑफ करिकुलम वाले पॉइंट पे लगेगा, जैसे मेरा आईसीआई, क्योंकि आईसीआई वाला ना प्री स्कूल से हायर सेकेंडरी में आता है और ना ही आईसीआई वाला अप्रूव्ड वोकेशनल में आता है। आईसीआई किस पॉइंट में आता है? आईसीआई हमारा कवर होता है पॉइंट नंबर 2 में। ठीक है, मैं इसके साथ लिख भी देता हूं, फॉर एग्जांपल आईसीआई। कॉलेजेस भी आ गए यहां, आईसीआई भी आ गए यहां, और वोकेशनल एजुकेशन कोर्स तो बता ही दिया, आईटीआई आईटीसी इनके होते हैं सारे ये, और प्री स्कूल वगैरह तो आप समझते ही हो। इसका मतलब बस कुल मिला के कहानी ये हुई, जो पॉइंट नंबर 4 है वो सभी पे लगेगा,
पहले 3 सिर्फ स्कूल्स पे लगेंगे और आखिरी वाला पॉइंट सिर्फ आईसीआई वगैरह या कॉलेजेस वगैरह पे लगेगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। एक इन्होंने यहां पे ना रिमूवल ऑफ डाउट्स डाली है, कहता इट इज क्लैरिफाइड दैट सेंट्रल एंड स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स यानी कि सीबीएसई, पीएसईबी या हरियाणा बोर्ड, कहता इनको भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मान लो। वैसे तो ये सीबीएसई, पीएसईबी दे आर नॉट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। क्यों? ना तो वो स्कूल है, ना वो कॉलेज है, ना वो वोकेशनल एजुकेशन कोर्स है। पर सर वो तो स्कूल के भी माए बाप हैं, सारे स्कूल तो उनके अंडर काम कर रहे हैं, उनकी गाइडलाइंस में काम कर रहे हैं। बात तो सही है। तो इन्होंने सिर्फ ये बोला कि सीबीएसई और स्टेट बोर्ड्स को भी हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मान लेंगे, लेकिन लिमिटेड पर्पस के लिए मानेंगे, जहां तक वो सिर्फ स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन उनका करवा रहे हैं, उससे रिलेटेड जो वो फीस चार्ज करेंगे उस पर एग्जम्पशन मिल जाएगी। लिमिटेड पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन टू द स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्प्ट है। सही है सर, समझ आ गई बात। आगे ये ना पोजीशन ऑफ आईआईएम्स, आपने नाम सुना होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इसमें बस आप एक चीज याद रखिएगा, जो आईआईएम्स है ना, पहले ये अलग बॉडीज होती थी, जितने भी आईआईएम्स बने हुए हैं, तो ना तीनों में से कहीं भी कवर नहीं हो पाते थे आईआईएम्स, क्योंकि इनका जो कोर्स भी होता था ना, वो एज सच कोई क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय एनी लॉ वाले पॉइंट में कवर नहीं हो पाता था। तो आईआईएम्स को लेके ना अलग एग्जामिशन एंट्री बना रखी थी हमारे जीएसटी लॉ ने भी, 67 नंबर शायद एंट्री थी, ठीक है। लेकिन 2018 से इनको एक आईआईएम्स को सबको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का पार्ट बना लिया गया है, क्योंकि एक आईआईएम एक्ट में जो अभी 2018 में आया है, उसमें इनको ये वाला स्टेटस मिल गया है, ये वाला, कि ये भी रिकॉग्नाइज्ड अंडर लॉ वाला कोर्स करवा रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो अल्टीमेटली ये भी एलिजिबल हो गए हैं फॉर एग्जाम्शन। लेकिन ध्यान रखना, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एक तो आईसीएआई करवा रहा है सीए का कोर्स, उसकी फीस में तो जीएसटी नहीं है, लेकिन आईसीएआई के कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी चली जा रहे हैं। कोई 5 डेज का सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, कोई 2 वीक्स का सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, उसमें भी फीस चार्ज करी जा रहे हो, उस पर जीएसटी लग जाएगा, क्योंकि उसमें जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है दैट इज नॉट अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड अंडर लॉ। सिमिलरली आईआईएम्स वाले भी, एक तो इनका आपने सुना होगा एमबीए का प्रोग्राम होता है आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक है, तो एक तो वो इनका एग्जाम्प्ट हो जाएगा क्योंकि अब ये क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। बाकी अगर उसके बाद पीजीडीएम वगैरह, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह या डिप्लोमा प्रोग्राम्स वगैरह इनके होते हैं, ठीक है, उन पे भी एग्जाम्पशन हो जाएगी। लेकिन जितने भी कोर्सेज इनके शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स हैं, या मान लो कोई पार्टिसिपेशन प्रोग्राम्स है एग्जेक्टिव्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, जहां कोई क्वालिफिकेशन नहीं आ रही है रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, उन सबको आप जीएसटी के घेरे में ले आओगे, उन सबको आप जीएसटी के घेरे में ले आओगे। क्योंकि आईआईएम्स की अगर आप वेबसाइट्स पे जाओगे ना, आपको बहुत सारे कोर्सेज ऐसे मिल जाएंगे, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स, 4 डे, 5 डे, 7 डे, 10 डे, 15 डे। इवन आईसीआई के साथ भी इनका एमओयू है, जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो जाके आईआईएम अहमदाबाद के अंदर जाके 5 डेज का, 10 डेज का कोर्स कर सकते हैं, बट इनकी फीस बहुत हाई होती है। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ फीस अगर हाई है तो कुछ तो वैल्यू दे रहे होंगे, बट वो आपके ऊपर है कितनी आप ले सकते हो वहां से वैल्यू, ठीक है। बट कईयों के लिए वेस्टेज हो जाती है वो, अगर वो वैल्यू नहीं वहां से जनरेट कर पाते, बट दे आर कॉस्टली कोर्सेज होते हैं, बट दे आर सब्जेक्ट टू जीएसटी, उन पे जीएसटी लगता है। अगला पॉइंट आप एक बार पढ़ लेना, ये ना प्राइवेट आईटीआई की बात लिखी हुई है कि सर ये जो आपने बताया हमें आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या आईटीसी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर, ये तो सर सरकारी होते हैं ना। देखो बेटा, अगर ये सरकारी होंगे फिर तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीजीएसजी वाले में एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। अगर ये प्राइवेट आईटीआईज भी हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर वाले ने उसको एफिलिएट करवा लिया नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग वालों के साथ, तो अगर वो वोकेशनल एजुकेशन कोर्स हो जाएगा, अगर वो मतलब अल्टीमेटली उसके साथ जुड़े हुए हैं, मतलब जितने भी उनके आईटीआई के जो डेजिग्नेटेड ट्रेड्स हैं, यानी आईटीआई में भी, इस प्राइवेट आईटीआई में अगर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, अब कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो उसके अंदर रिकॉग्नाइज नहीं है, तो उसका एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। तो जो डेजिग्नेटेड ट्रेड्स हैं उसमें तो एग्जम्पशंस मिल जाएंगी आपको, जो डेजिग्नेटेड ट्रेड्स नहीं है उसमें फिर आपकी चीजें एग्जाम्प्ट नहीं होंगी। आप एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है, कुछ ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर गवर्नमेंट आईटीआई तो वैसे ही एंट्री 6 में ही हमने एग्जाम्प्ट करवा दी है, सरकारी आईटीआई एंट्री 6 हमारी वही है
जो हमने सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीजी एसजी वाली पढ़ी थी, जिसके अंदर एक्सेप्ट पड़ा था डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, स्पीड पोस्ट, वो वाली। ओके सर, ओके। अगला पॉइंट देखना, कहता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अप टू हायर सेकेंडरी पे जीएसटी नहीं लगता आउटपुट सर्विस पे, एंड ऑल्सो ऑन द मोस्ट ऑफ इनपुट सर्विसेज। देखो वैसे तो इनके जो ये स्कूल वगैरह वाले हैं, इनके मोस्टली इनपुट सर्विसेज भी देखो एग्जाम्प्ट कर दिए। लेकिन एक बात सोचो, एक स्कूल अगर आप चला रहे हो बिल्डिंग किराए पे लेके, तो वो स्कूल का जो रेंट जा रहा है वो आपकी इनपुट सर्विस है। आप देखो सर्विसेज बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो सारे एग्जाम्प्ट हैं जो स्टूडेंट को दे रहे हैं, लेकिन अगर सर्विसेज ले रहे हैं वो, तो उसमें रेंटिंग सर्विस एग्जाम्प्ट नहीं है। आप देख सकते हैं सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग, एडमिशन टू कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन और ऑनलाइन वाला रेंटिंग सर्विस अगर वो ले भी रहे हैं तो एग्जाम्प्ट है ही नहीं। तो इसको हम ये बोलते हैं कि ठीक है ज्यादातर इनपुट सर्विसेज एग्जाम्प्ट कर रखी हैं, लेकिन जहां पे इन पे जीएसटी लग गया इनपुट सर्विस पे, वो फिर इनकी कॉस्ट भी बनेगा। सर कॉस्ट क्यों बनेगा? क्योंकि वहां पे उनको आईटीसी नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी आउटपुट टैक्स एग्जाम्प्ट है। और जो आईएएम्स, ये वाला पॉइंट आप काट देना चाहिए, ये एंट्री 67 पहले थी, अब तो एंट्री 67 इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि आईएएम से रिलेटेड थी एंट्री नंबर 67, बट अब वो डिलीट हो गई है, क्योंकि आईएएम्स को अब एग्जाम्पशन एंट्री 66 में मिल जाती है। अगला पॉइंट सर, बोर्डिंग स्कूल का क्या सीन है? अब बोर्डिंग स्कूल आपको पता है वहां पे आपको पढ़ाई भी चलती है और साथ में आपका रहना पीना खाना भी है। तो पहली बात तो ना देखो, रेजिडेंस, फूड, केटरिंग सब कुछ है वहां पे, और इनसेपरेबल है, क्योंकि बोर्डिंग स्कूल वाले इकट्ठा पैसा ले लेते हैं मंथली, और सारी फैसिलिटीज उसी में ही होती हैं। तो इसको पहले तो कॉम्पोजिट सप्लाई बनाया गया है। कॉम्पोजिट सप्लाई याद होगा आपको, कॉम्पोजिट सप्लाई में नेचुरल बंडल होता था, क्योंकि जितने भी बोर्डिंग स्कूल्स हैं उनका ये नेचुरल बंडल है। ऐसा नहीं कि एक स्कूल, सिर्फ बोर्डिंग स्कूल ने एक ने कर लिया खाना पीना साथ में। नेचुरली जितने भी आप बोर्डिंग स्कूल देखोगे उनका ये नेचुरल स्टैंडर्ड है कि उनको खाना पीना बीच में मिक्स है और पढ़ाना भी। तो नेचुरली बंडल्ड वाले केस में आपको रूल याद होगा, हम प्रिंसिपल सप्लाई वाला रूल लगाते थे। और प्रिंसिपल सप्लाई तो यहाँ पे बताओ, स्टूडेंट रहना पीने खाने या मस्ती मारने जा रहा है या एजुकेशन लेने जा रहा है? पेरेंट्स के हिसाब से तो एजुकेशन लेने जा रहा है, बच्चों का पता नहीं। बाकी मोस्टली सभी लोगों की नजरों में यही माना जाएगा कि सर वो एजुकेशन लेने जा रहा है, बाकी तो चलो सब चीज सेकेंडरी है। तो क्योंकि प्रीडोमिनेंट सप्लाई, या आप ये कह सकते हो कि प्रिंसिपल सप्लाई यहाँ पे एजुकेशन है ना कि रेंटिंग, इसलिए हमें इसे एग्जाम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर। फिर अगर इंटरनेशनल स्कूल में भी बच्चा आपका पढ़ रहा है, इंटरनेशनल स्कूल का मतलब ये नहीं कि कोई एबीसी इंटरनेशनल स्कूल उसने नाम रख लिया, ये आगे ना सर्टिफिकेशंस होती हैं, आईबी इंटरनेशनल बैकलरेट करके सर्टिफिकेशन होती है, जैसे अपना सीबीएसई पीएससी भी होता है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होती है आईबी। काफी महंगे स्कूल्स होते हैं, इनकी भी 12वीं तक की कक्षा एग्जाम्प्ट है। उसके बाद अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो नॉन रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन दे रहा है विद रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन कोर्सेज, मतलब आजकल होता है ना इंटीग्रेटेड कोर्सेज, आपको एक कोर्स में बुलाएंगे और 2 कोर्सेज की आपको डिग्री दे देंगे, बट टाइम आपका एक्स्ट्रा लगता है। ऐसा नहीं कि उतने टाइम में 2 दे देंगे, जैसे बीकॉम प्लस एमकॉम का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो गया, या बीकॉम प्लस एलएलबी का हो गया, बीए प्लस एलएलबी का हो गया। अब बीकॉम एलएलबी ये तो दोनों क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड कोर्सेज हैं, क्वालिफिकेशन ऐसी क्वालिफिकेशन हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं लॉ में, या बीकॉम एमकॉम ये भी रिकॉग्नाइज्ड है लॉ में। लेकिन अगर आपको कोर्सेज आगे ऐसे जहां एक रिकॉग्नाइज्ड अंडर लॉ है और एक नॉन रिकॉग्नाइज्ड है, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में कोर्स चलता है जहां पे आपका 3 साल की बीकॉम के बाद वो कहते हैं आखिरी का 1 साल हम आपका कनाडा में यूनिवर्सिटी ऑफ फेजर वैली में लगवा देंगे, तो 1 साल वहां लगाने के बाद वहां की भी डिग्री मिल जाएगी आपको। चार्जेस तो पर उसके भी यहां ले रहे हैं वो, तो वो जो डिग्री है जो बाहर मिल रही है दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर लॉ ऑफ इंडिया। तो यहां पे ये देखना पड़ेगा कि पहली बात तो अगर तो देखो दोनों अलग अलग पैसे ले रहे हो, फिर तो जो रिकॉग्नाइज्ड है वो वाली हो जाएगी एग्जाम्प्ट और नॉन रिकॉग्नाइज्ड वाली हो जाएगी टैक्सेबल। लेकिन अगर आप इकट्ठा पैसा ले रहे हो, ठीक है, उस केस में हमें देखना पड़ेगा, अगर तो जबरदस्ती का बंडल आपने बनाया है फिर तो मिक्स सप्लाई का केस बन जाएगा और उस पर हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी लग जाएगा। हाईएस्ट रेट पूरी सप्लाई पे लग जाएगा। हाईएस्ट यहाँ पे क्या होगा?
जो एग्जाम्प्ट नहीं है। और अगर नेचुरल बंडलिंग है कि कोई इंसिडेंटल कोर्स आपने दिया है, कोई हॉबी क्लास दे दी, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी दे दी सिर्फ ओवरऑल वेलबींग के लिए, मतलब कि आपको लगता है कि अगर मैं ये साथ में दे दूंगा तो इस कोर्स की वैल्यू और थोड़ी बढ़ जाएगी, वरना दिक्कत है बहुत ज्यादा, तो वहां पे अगर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ऐसा होगा कि सारे ही ऐसा कर रहे हैं, तो क्योंकि अगर प्रिंसिपल सप्लाई एग्जाम्प्ट होगी तो सारे का सारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। हालांकि इसमें रेलिवेंट कंसिडरेशंस कुछ आपने ये देखनी है कि भाई जो एक्स्ट्रा बिलिंग है वो अगर आप एक्स्ट्रा बिलिंग कर रहे हो उस केस में तो फिर वो मिक्स सप्लाई का केस बन जाएगा, मतलब आपको इकट्ठा इकट्ठा चार्ज करना है और वो दिखाना पड़ेगा कि इसका पार्ट है। अगर वो जबरदस्ती का बंडल आप क्रिएट कर रहे हुए फिर उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। एक बार बस पढ़ लेना, कॉन्सेप्ट पुराने ही है, मिक्स सप्लाई, कॉम्पोजिट सप्लाई, नया कंसेप्ट कुछ नहीं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इसके ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेसमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब ये क्या पॉइंट है कि मान लो एजुकेशन सर्विस को प्लेसमेंट सर्विस मिल रही है, मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चाह रहा है कि मेरा बच्चा जो स्टूडेंट है मेरा वो कल को प्लेस हो जाए, ठीक है, वो कल को प्लेस हो जाए, तो वो क्या करता है, किसी प्लेसमेंट वालों को बोल रहा है कि जी कंपनीज को लेके आओ ताकि मेरे बच्चों की यहाँ पे प्लेसमेंट हो, मुझसे पैसे ले लो आप, मुझसे पैसे ले लो आप, तो उसके ऊपर जीएसटी लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सर्विस ले रहा है प्लेसमेंट की, और वो तो ऊपर कवर नहीं करी हुई कहीं भी, ऊपर तो सिर्फ जो चीजें कवर की हुई हैं सिर्फ उसी से रिलेटेड एग्जाम्पशन है ना, सिर्फ यही चीजों की एग्जाम्पशन है, और किसी चीज की एग्जाम्पशन कैसे मिल जाएगी। वैसे एक मजे की बात दिखाता हूं, यहां पे तो पॉइंट आ रहा है ना कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पैसे देकर लोगों की प्लेसमेंट्स करवा रहा है। मैं आपको एक छोटी सी चीज शेयर करता हूं आपके साथ, ये हमारा आईसीआई का ना एक ब्रोशर आपके सामने में रख रहा हूं, कैंपस प्लेसमेंट प्रोग्राम अभी लेटेस्ट अप्रैल मई का, ठीक है। इसमें अगर आप देखो तो मैं आपको एक बड़ी मजेदार चीज दिखाता हूं, यहां पे आप देखिए हमारे इस ब्रोशर में टैरिफ दे रखा है, और ये टैरिफ है फॉर रिक्रूटिंग एंटिटीज, मतलब आईसीआई कहता है अगर मेरे बच्चों को आपने हायर करना है तो मैं पैसे नहीं दूंगा तुम्हें कि मेरे से पैसे लो और मेरे बच्चे को हायर करो। आईसीआई उल्टी गेम ही खेल रहा है, हालांकि सिर्फ आईसीआई नहीं, ऐसे जितने भी प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस हैं वो यही कर रहे हैं कि अगर आप चाहते हो कि मेरे बच्चे कैंपस के थ्रू आपकी कंपनी में आए तो सर देखो क्या पैसे चार्ज कर रहा है आईसीआई कंपनीज वालों से। पहले दिन मुंबई और दिल्ली अगर आपको आना है मेरे प्लेसमेंट ड्राइव में 420 4,20,000 रुपए कंपनी से ले रहा है आईसीआई। अगर आपको मेरे बच्चों से बैठ के उनकी वो करनी है, प्लेसमेंट करनी है, सोचिए, और कंपनीज पे करके कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव का हिस्सा बनती हैं। इससे आपको अपनी वैल्यू समझ में आनी चाहिए। क्या बात है सर। लेकिन एक बात बता दूं, कंपनी जब इतना इतना पैसा पे करके वहां पे जाके हायर करने आ रही हैं तो भाई वो लेकर भी सबसे बढ़िया स्किल वाला लेके जाएंगे बच्चा, ये भी याद रखिएगा। सिर्फ रटे रटाए बच्चे नहीं लेके जाएंगे वो, फिर बाकी बच्चे तो इधर उधर कोई रेफरेंस के थ्रू या किसी जान पहचान के थ्रू प्लेस होंगे। ठीक है जी, तो ये मैंने वैसे आपको दिखा दिया। बताओ इस पे जीएसटी चार्ज हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा, क्योंकि यहां पे तो एक तरह से सामने वाली पेमेंट कर रही है पार्टी, वो सर्विस रेसिपिएंट है और ये सर्विस प्रोवाइडर है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। पर ना ये सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ना ये फैकल्टी को सर्विस दे रहा है, ना स्टाफ को, ना स्टूडेंट्स को, ये तो थर्ड पार्टी को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सर्विस दे रहा है, ये टैक्सेबल हो जाएगी। ये बड़ा आपने अच्छा पॉइंट बताया सर, बिल्कुल। अब कैंपस रिक्रूटमेंट फीस भी देखो टैक्सेबल है, फी चार्ज बाय एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन रिलेशन टू कैंपस रिक्रूटमेंट, यही वाली मैं बात बता रहा था, फ्रॉम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, सेम वही है जो भी मैंने आपको आईसीआई का दिखाया, ये टैक्सेबल है, ये थोड़ी एग्जाम्प्ट होगा। फिर जितने भी इंस्टीट्यूट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं, जैसे प्राइवेट ट्यूशंस होगी या जितने भी इंस्टीट्यूशन हो गए, चाहे वो सीए की तैयारी करवाएं चाहे सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाएं, सब टैक्सेबल है। पोस्टल कोचिंग, अगर आप कहीं पे फीस भर के, अगर आपके पास डाक के राही या कोरियर के राही सारी बुक्स आ जाती हैं, सारे आपके पास ऑनलाइन लेक्चर्स आ जाते हैं, सब टैक्सेबल हो जाएगा वो। फॉरेन कोर्सेज कंडक्टेड बाय प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, ये भी वही हैं, जितने भी बाहर के कोर्सेज चल रहे हैं, पढ़ लेना इसके बारे में, ये सब चीजें टैक्सेबल हैं। फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कहते हैं हम आपको 2 दिन में इंग्लिश बोलना सिखा देंगे, मेरे से तो बोली नहीं जाती अभी तक, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत बोल लेते हैं। तो जितने भी ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सारे लायबल टू जीएसटी हैं, चाहे वो आपके हाव भाव ठीक करें, चाहे कम्युनिकेशन ठीक करें, चाहे आपके जो भी एक्सप्रेशन ठीक करें, सब टैक्सेबल है।
उसके बाद कॉलेज की हॉस्टल मेस। देखो केटरिंग सर्विस अगर तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ही दे रहा है अपने बच्चों को, फिर तो वैसे एग्जाम्प्ट है, क्योंकि मेन ऊपर ही लिखा हुआ है कि अगर सर्विस दे रहा है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ, वो सब एग्जाम्प्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं केटरिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कोई थर्ड पार्टी इन द हॉस्टल मेस, अब ये तो फिर वो बात होगी ना कि केटरिंग सर्विस अगर मतलब हमारे स्कूल के अंदर कोई छोटी सी कैंटीन बनी हुई है, थर्ड पार्टी चला रही है उसको, ठीक है, अब वो तो फिर सर्विस किसको दे रहा है, वो तो फिर अगर तो बच्चों से ही चार्ज कर रहा है, देखो वो तो फिर बच्चों से जीएसटी चार्ज कर लेगा, लेकिन अगर वो सर्विस दे रहा है इंस्टीट्यूशन को, उसके ऊपर फिर जीएसटी वो चार्ज करेगा। एक सेकेंड, केटरिंग लाइन पढ़ लूं। इफ द केटरिंग सर्विस is provided by anyone other then it is a supply of service to the concerned and attracts GST provided that credit of ITC and service used in supplying of the service has not been taken। हाँ ठीक है, क्योंकि ना आप याद करिए ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ना वो होंगी जो अदर देन प्री स्कूल, और वो होंगी, क्योंकि मैं वही कंफ्यूज हो रहा था, वो नीचे नोट में लिख दिया मैंने, क्योंकि ये वाली जो है ना केटरिंग वगैरह वाली जो 3 सर्विसेज हैं, ये वाली पहली 3 ये सिर्फ प्री स्कूल वगैरह वालों को एग्जाम्प्ट है, तो कॉलेज में तो टैक्सेबल हो जाएंगी ना, कॉलेज में तो टैक्सेबल हो जाएंगी। ये 3 सर्विसेज सिर्फ प्री स्कूल वालों को एग्जाम्प्ट हैं, तो कॉलेज में तो टैक्सेबल हो जाएंगी। आप इसका ना लॉजिक सिर्फ ये भी याद रख सकते हो, जो ये ट्रांसपोर्टेशन वगैरह है, अगर बड़े बड़े बच्चों को दे रहे हो कॉलेज वगैरह वालों को, उनसे जीएसटी भी चार्ज कर लो, बड़े हो गए यार अपने आप आ नहीं सकते कॉलेज, जैसे मर्जी करके याद कर लो, आप देख लो, ठीक है। और ये पहले अब यहाँ पे यही लिखा होगा कि इन पर टैक्स चार्ज हो जाएगा, पर अगर यही सर्विसेज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्री स्कूल या हायर सेकेंडरी वालों को दिया हो, फिर एग्जाम्प्ट हो जाएगा, फिर एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे कुछ ज्यादा ही बड़ा पॉइंट है, पर आप इसके अंदर ना मेन पॉइंट ये समझ लो, जहां भी सर्विसेज एग्जाम्प्ट हो रही हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, उसकी जितनी भी ऑक्सिलरी सर्विसेज होंगी या जितनी भी आप ये कह लो इनपुट सर्विसेज होंगी, क्योंकि आउटपुट सर्विसेज क्योंकि इनकी एग्जाम्प्ट हैं फैकल्टी स्टूडेंट वाली, तो जितनी भी इनपुट, देखो जितनी तो इनपुट सर्विसेज इनकी एग्जाम्प्ट ही होगी, उस पर तो कोई शोर नहीं, लेकिन जितनी इनपुट सर्विसेज एग्जाम्प्ट नहीं हो पाई उस पर जीएसटी चार्ज होगा। जैसे ऊपर चार्ज हुआ था, यहाँ पे कैंटीन वालों ने चार्ज किया था 5%, लोअर रेट है 5%, उसने क्रेडिट नहीं लिया होगा, अगर क्रेडिट ले रहा होगा सामने वाला फिर रेट चार्ज हाई ज्यादा होगा, वो आपके सिलेबस में नहीं है, छोड़ दो। पर आप ये समझ लो जहां भी आपकी इनपुट सर्विस टैक्सेबल हो रही होगी, एग्जाम्प्ट नहीं हो रही होगी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जी, वहां आप टैक्स पे भी करोगे और उसका आपको आईटीसी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी आउटपुट सर्विस एग्जाम्प्ट है। हालांकि कुछ सर्विसेज इन्होंने जो इनपुट सर्विसेज हैं, जैसे ये वाली मैंने आपको बताई जो ऊपर मैंने पढ़ाई भी है, ये एग्जाम्प्ट कर रखी है, वो ऊपर वाली रेपिटेशन है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर, ये सारा वही रिपीट करा हुआ है, यहां से लेके जो हमने पीछे पढ़ा है आज सारा वही रिपीटेड है, सारा वही रिपीटेड है। यहां पे लिख देता हूं रिपीट, इसमें नया कुछ नहीं है। यानी इतनी बात याद रखो, आप सिर्फ इतनी बात रखो याद, अगर ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, ये स्टाफ फैकल्टी और स्टूडेंट्स हैं, तो ये तो एग्जाम्प्ट है ही है, तो जहां ये सप्लायर है जहां तो ये भी एग्जाम्प्ट होगी, वहां तो खुश हो जाओ। लेकिन अगर जैसे मैंने पीछे बताया, अगर ये एग्जाम्प्ट ना हो पाई, बहुत जगहों पे मैंने आपको बताया ना एग्जाम्पशन दे नहीं रखी, एक तो वैसे ही लिमिटेड से एग्जाम्पशन दे रखी है, ऊपर से उसके अंदर भी किंतु परंतु कर रखा है, यहां नहीं एग्जाम्पशन दूंगा, कॉलेज वालों को एग्जाम्पशन नहीं दूंगा, तो यहां जहां पे एग्जाम्प्ट नहीं है वहां आप आईटीसी भी नहीं ले सकते, क्योंकि आपकी जो आउटपुट सर्विस है वो एग्जाम्प्ट है, सारा यही समझाया हुआ है पीछे जहां मैं पढ़ा रहा था आपको। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और है, कहता जो मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, अब ये मैरीटाइम वगैरह ये पानी वगैरह से रिलेटेड हो गए, ठीक है, तो मैरीटाइम ये कोर्सेज चलाते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग से अप्रूव्ड, और ये वही मतलब इनको करवाते होंगे क्या नाम है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन शिपिंग वगैरह वालों को, तो ये वाले जो हैं ये भी इंस्टीट्यूशन अंडर जीएसटी लॉ हैं, तो इनके कोर्सेज भी एग्जाम्प्ट हो जाएंगे एंट्री नंबर 66 में, ये सर्कुलर में क्लियर किया हुआ है। कहाँ क्लियर किया हुआ है? सर्कुलर में। तो आई होप आपको ये पॉइंट भी सबको समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन आज ट्राई कर लो आईटीआई वाला, और ये क्वेश्चन भी आज आप ट्राई कर लो, आपकी रूह को और खुशी मिलेगी,
ठीक है, इसका आंसर भी साथ में दे रखा है, आपकी सारी रिवीजन हो जाएगी साथ में। और ये वाला भी जो एग्जांपल है इसको भी आप आज ट्राई कीजिए, अच्छे से कर लेना, ठीक है। ये जीरो यहाँ इकट्ठा आएगा, कोई बात नहीं, मैं सोच रहा हूँ पता नहीं जीरो की फिक्र क्या की हुई है। और एक ना एंट्री हम और कर लेते हैं रिलेटेड टू एजुकेशन, ये वाली है 69 नंबर, स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज। सर आपने तो कहा था पर्सनालिटी डेवलपमेंट टैक्सेबल है, अरे वो तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा था, दूसरी बात तो स्किल डेवलपमेंट है, और स्किल डेवलपमेंट में यहाँ पे सबकी स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज एग्जाम नहीं है। अब यहाँ पे ना एक वर्ड आप याद रखो, एनएसडीसी, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। जितने भी ये एनएसडीसी ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सीजी का ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये क्या करता होगा, ये ना इस तरह के छोटे छोटे कोर्सेज बनाता होगा कि चलो बच्चों ने 12वीं तक पढ़ाई बहुत कर ली, 10वीं तक पढ़ाई कर ली, अब ना इनके स्किल डेवलप कर दो थोड़े थोड़े जो प्रैक्टिकली यूज होते हैं। जैसे मान लो अगर कोई कपड़ा इंडस्ट्री है तो वहां पे लेडीज के लिए मशीन कैसे चलानी है, स्विंग मशीन कैसे चलानी है, सीधा वो स्किल्स सिखा दिए ताकि वहां पे एम्प्लॉयबल हो जाए। कोई कंप्यूटर इंडस्ट्री में या लैपटॉप इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में जाना चाहता है तो वहां पे मोटी मोटी बातें उनको प्रैक्टिकली बता दी, जो किताबों से कई बार समझ में नहीं आती हैं, सीधा प्रैक्टिकली उसे करना सिखा दिया। तो एनएसडीसी की सारी सर्विस एग्जाम्प्ट है। फिर इनके नीचे एक एसएससी है, सेक्टर स्किल काउंसिल, जो अप्रूव्ड होता है एनएसडीसी के द्वारा ही। एसएससी, ये एसएससी वो नहीं है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वो अलग है, ये सेक्टर स्किल काउंसिल है, अप्रूव्ड बाय एनएसडीसी, ये भी एग्जाम्प्ट है। अगर एसएससी या एनएसडीसी ये आगे कोई असेसमेंट एजेंसी अपॉइंट करते हो कि असेस वगैरह करते हो कि कौन से स्किल डेवलप करने हैं, क्या करना है, उसको आउटसोर्स कर दिया, उसके लिए थर्ड पार्टी पेमेंट कर रहे हैं, या अगर ये एनएसडीसी एसएससी आगे कोई ट्रेनिंग पार्टनर रखते हैं साथ में, क्योंकि ये एनएसडीसी भी हर जगह नहीं ना जा सकता, आगे अपने साथ एक ट्रेनिंग पार्टनर जोड़ लिया कि लोकल लेवल पे आप ट्रेन करो बच्चों को, आप सेक्टर, आप स्किल को डेवलप करो, गाइडलाइंस हम देंगे, सारा फ्रेमवर्क हम आपको देंगे, पर आप हमारे साथ अप्रूवल ले लो हमसे, हमारी गाइडलाइंस वगैरह मीट करोगे कि नहीं करोगे। तो जितने भी ये एनएसडीसी के कोर्सेज हैं, वोकेशनल स्किल प्रोग्राम्स हैं, इन रिलेशन टू लिखा हुआ है, यानी जितनी भी सर्विसेज एनएसडीसी, एसएससी, एए या ट्रेनिंग पार्टनर यानी टीपी, ये जो भी दे रहे हैं इन रिलेशन टू नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो एनएसडीसी चला रही है, या कोई वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है इस स्कीम में, या कोई और स्कीमिंग जो एनएसडीसी ही चला रही है, ये सारी चीजें एग्जाम्प्ट हो जाएंगी। मतलब आप ना इसको ऐसे याद रखो, मैं बताता हूं दोबारा। स्कीम्स हैं ये तीन मेनली, ये तीन स्कीम्स बहुत बड़ी बड़ी हैं पूरे देश में। इनसे रिलेटेड चाहे कोई सर्विस एनएसडीसी दे रही हो, चाहे एसएससी दे रही हो, चाहे एए दे रही हो, चाहे टीपी दे रही हो, जो एनएसडीसी एसएससी के अंडर ही आती है वो सारी सर्विसेज एग्जाम्प्ट है। एक बार लैंग्वेज पढ़ोगे मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी, ज्यादा टाइम मैं इसके ऊपर नहीं लगा रहा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के लिए, बट एक बार आप पढ़ जरूर लेना। ये थी एंट्री नंबर 69। ये वाला एग्जाम्पल भी आज आप ट्राई कर लो, ठीक है जी। कोई डाउट हो तो प्लीज वहां पे पोस्ट कर देना चैट्स में, ठीक है। हमारी जो ऐप है उसके अंदर आप चैट्स में पोस्ट कर देना, कोई दिक्कत आएगी तो मैं डिस्कस कर दूंगा, पर आप इसको कर जरूर लेना आप साथ में। इवन देखो ये भी कुछ ऐसे वाले पॉइंट और कवर किए हुए हैं। असेसिंग बॉडीज जो डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने अपॉइंट करे हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट वालों ने, वो भी एग्जाम्प्ट हैं। कोई ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, ये ग्रामीण कौशल योजना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके अंदर भी एग्जाम्प्ट है रूरल डेवलपमेंट के लिए, उसके वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। एक बार रीड कर लेना इनको, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं एक आपके साथ ना इंपॉर्टेंट एंट्री कवर कर देता हूं जो हमारी रिलेटेड टू, एक काम करना यहां पे मैं लिख देता हूं, ऑल्सो रीड एंट्री। अब ये एंट्री नंबर कौन सी है मैं अभी आपको ढूंढ के बताता हूं, यहां लिख लेना आप, मैं वापस इस पेज पे नहीं आऊंगा। एंट्री नंबर जो मैं अभी यहां लेके जाऊंगा वो मेंशन कर लेना, और वहां मेंशन कर देता हूं रीड एंट्री 66। वो एंट्री अभी आपके सामने आएगी। ये वाली एंट्री नंबर 22, इसका भी ना ये वाला पॉइंट नंबर सी, ऑल्सो रीड एंट्री 66। 66 का भी ना पॉइंट नंबर बी के साथ ही रिलेट करना। बी के अंदर भी आगे 1 2 3 4 आ रहे थे ना, 66 बी के साथ एंटर करना। 66 ए के साथ भी नहीं, डबल ए के साथ भी नहीं, 66 बी के साथ लिंक करना।
और वहां क्या लिख लेना, रीड एंट्री 22C, एंट्री 22C का इससे रिलेशन होएगा 66B का। तो पहले मैं काम करता हूं 66C ही आपका कवर करता हूं। 66C सुनिएगा, ऊपर देखो लैंग्वेज की चल रही है, सर्विस बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर। हायर, अब ट्रांसपोर्टेशन सर्विस नहीं है, हायर की सर्विस है। जैसे मैंने कहा, एक है कि स्कूल वाले बोले कि बस हमें दे दो, कोई बस जिसमें हम बच्चों को इधर उधर ले जाएं, उसका किराया ले जाओ, हम अपने आप ड्राइवर से चलवा लेंगे। एक है कि बस वाले को ही बोल दिया कि तू बस अपनी लेके आ, खुद आ या अपना कोई बंदा रख और ये सर्विस मुझे दे, मुझसे पैसे ले जा, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। दोनों बातों में फर्क है। अब मैं हायर की लैंग्वेज पढ़ रहा हूं। हायर हो रहा है मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ to a person providing service of transportation of student, faculty and staff to an education institution providing service by way of preschool up to higher secondary। oh my god, सर ये क्या बोल गए आप, सुनिए जरा ध्यान से। ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था, स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ, इसमें तो सारी सर्विसेज काउंट थे, अगर आपको ध्यान हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर मैं यहां लिखूं कोई सप्लायर, और ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी पता कौन सा है, मान लो स्कूल है, तो यहां पे अगर ये ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस लेते थे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ, तो आपने पीछे पड़ा हुआ है ये भी एग्जम्प्ट है, क्योंकि स्कूल वालों को ये सर्विस एग्जम्प्ट थी। यहां तक की पिक्चर तो क्लियर थी, यहां तक की पिक्चर तो क्लियर थी। सोचो, ये जो सप्लायर है, सपोज करो ये एक इंडिविजुअल है, ये एक इंडिविजुअल है जिसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया स्कूल वालों के साथ। सपोज इंडिविजुअल, वैसे एग्जांपल में ले रहा हूं, इसने भी आगे किसी सप्लायर से, इसने भी आगे किसी सप्लायर से मोटर व्हीकल हायर पे लिए, मोटर व्हीकल हायर पे लिए, तो ये सर्विस भी एग्जम्प्ट होगी है। और ये सर्विस, ये एग्जम्प्ट हुई 66A में, ये एग्जम्प्ट हुई 66B में, और ये एग्जम्प्ट हुई 22C में। समझ आ रहा है कुछ? सर क्या बात कर रहे हो सर, ये क्या क्या बना दिया सर आपने, सोच लो आप खुद ही, देख लो आप, फिर मैं आपको लैंग्वेज भी पढ़ा देता हूं, अभी अभी प्रूव करके देता हूं आपको मैं कि बिल्कुल यही लिखा हुआ है। सुनिए जरा ध्यान से, सबसे राइट साइड पढ़िए, सबसे राइट साइड, स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की सारी सर्विस एग्जम्प्ट होती हैं ए में, 66A में, कोई दिक्कत ही नहीं, कोई भी सर्विस हो। यहां तो मैंने सर्विस का नाम नहीं लिखा। फिर अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्कूल हुआ तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन और केटरिंग वगैरह की सर्विस एग्जम्प्ट होती है। मैंने ट्रांसपोर्टेशन का एग्जांपल ले लिया, ट्रांसपोर्टेशन एग्जम्प्ट है, जो सप्लायर सर्विस दे रहा होगा। लेकिन अगर इस सप्लायर ने भी आगे जो बस वगैरह है, जो मोटर व्हीकल है, इसने भी आगे हायर पे लिया होगा किसी थर्ड पार्टी से, उसे एग्जम्प्ट करता है पॉइंट नंबर 22C। आओ 22C की मैं लैंग्वेज पढ़ाता हूं। ऊपर लिखा होता है सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर अ मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ टू अ पर्सन providing services of transportation of student, faculty, staff to an educational institution providing service by way of preschool up to higher secondary। बिल्कुल आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए अगर आपने ध्यान से मेरी सारी बातें सुनी है। थोड़ी सी एंट्री ये टेक्निकल थी, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लगा रहा हूं, क्योंकि इसमें फिर बच्चे काफी उलझते हैं। तो आई होप सबको ये पॉइंट नंबर C समझ में आ गया होगा। अब 22 नंबर के एक दो पॉइंट छोटे छोटे और हैं, वो भी फटाफट से आपको बता देता हूं। एक तो सर्विस बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर, क्या टू अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, क्या हायर पे दे रहे हो, एक मोटर व्हीकल मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर्स। इसका मतलब यहां पे एग्जांपल आ गया, फॉर एग्जांपल बस, क्योंकि 12 से ज्यादा पैसेंजर्स तो गाड़ी में नहीं बैठेंगे, वो तो या कोई मिनी बस होगी या बस होगी, ठीक है, इस तरह की चीजें। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की बात है तो यहां पे ट्रक्स नहीं आएंगे, बस होगी, मिनी बस होगी, ये चीजें आ गई। अब सुनिए जरा ध्यान से। अब स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग का एग्जांपल क्या है, PRTC मान लो। अब PRTC वालों ने हायर पे बस ले ली, ठीक है,
वो एग्जाम्प्ट है। पीआरटीसी वाले आगे अगर नॉन एसी बस से पैसेंजर को इधर उधर लेके जाएंगे वो तो एग्जाम्प्ट है ही है, ऊपर हमने पढ़ा हुआ है ये वाले पॉइंट्स के अंदर, ऊपर जो हमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वगैरह पढ़ा हुआ है ना, उसमें आपने पढ़ा हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर अगर आप करते हो बाय अ स्टेज कैरेज जो नॉन एसी हो वो एग्जाम्प्ट होता है। तो इनकी बसेस भी एग्जाम्प्ट कर दी, उसकी रेंटिंग एग्जाम्प्ट कर दी अगर वो बस रेंट पे ले रखी है। और अगर एक जीटीए वाला एक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का मींस रेंट पे लेता है, फॉर एग्जांपल ट्रक, या इसमें टाटा 407 भी आ गया क्योंकि इसमें भी गुड्स वगैरह आप लेके जाते हो। यानी अगर सप्लायर है ओनर ऑफ ट्रक्स और वो हायरिंग सर्विस दे रहा है जीटीए को ट्रक की, तो जो हायरिंग सर्विस ऑफ ट्रक है वो भी एग्जाम्प्ट है। बाकी आप लैंग्वेज पढ़ लेना, सिंपल लिखी हुई है। और एक डबल ए पॉइंट बाद में ऐड हुआ था जहां पे हायर पे सर्विस ले रही है लोकल अथॉरिटी। क्या हायर पे ले रही है? ईओबी। और उसमें भी किससे ज्यादा पैसेंजर बैठे हैं? 12 से ज्यादा पैसेंजर बैठ सकते हैं। यानी ये ना इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड व्हीकल्स हो गए जिसमें 12 से ज्यादा लोग बैठ सकते हो। ये छोटी बसेस होगी या आप छोटी गाड़ियां कह लो जिसके अंदर थोड़े लोग बैठ जाओ ना। आपने देखा होगा जैसे हम वैष्णो देवी वगैरह कहीं जाते हैं तो वहां पे वो ऑटोज वगैरह ऐसे चलते हैं जिसके अंदर काफी लोग बैठ जाते हैं, पर वो होते बैटरी ऑपरेटेड हैं। ये ईओवी का एग्जांपल, ये ईओवी का मीनिंग यहां दे रखा है सोली रन ऑन इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक बैटरीज वगैरह इसमें फिटेड होती हैं। और ध्यान रखिएगा जो पॉइंट ए है उसमें रेंट पे क्या लिया जा रहा है? एक नॉर्मल व्हीकल, ई व्हीकल नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल नहीं है। 12 से ज्यादा लोग उसमें बैठ जाते हैं। और कौन ले रहा है रेंट पे? स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। जो डबल ए पॉइंट है उसमें क्या रेंट पे लिया जा रहा है? ईओबी। पर कौन ले रहा है रेंट पे? एलए, लोकल अथॉरिटी। जो बी पॉइंट है क्या लिया जा रहा है रेंट पे? ट्रक, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जिसे बोलते हैं। कौन ले रहा है? जीटीए। और लास्ट में बोलो क्या जा रहा है रेंट पे? फिर से मोटर व्हीकल। यहां 12 पैसेंजर वाला पॉइंट नहीं है, यहाँ छोटी गाड़ी भी हो सकती है, बस भी हो सकता है, कोई भी हो सकती है। 12 पैसेंजर वाला पॉइंट नहीं लिखा हुआ है यहाँ। और कौन ले रहा है रेंट पे? एक ऐसा आदमी जो आगे ट्रांसपोर्टेशन की ही सर्विस दे रहा है किसी स्कूल वगैरह को, और वो स्कूल वाला भी आगे सर्विस दे रहा है वो फैकल्टी स्टाफ वगैरह को, स्टूडेंट्स वगैरह को। ये लैंग्वेज यहाँ पे लिखी हुई है। तो उम्मीद करता हूं एंट्री 22 भी अब आपकी क्लियर होगी। और आज आपने एंट्री 66 भी अच्छे से पढ़ ली है। 23 और ये सारी हमारी पहले हो गई है, 25 भी हम कर चुके हैं। ठीक है, इस पे भी टिक लगा दिया। ये वाले क्वेश्चंस आप सारे एक बार ट्राई कर लो सर, ताकि आपका इस चैप्टर में अब हम टाइम तो लगा ही रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी बन जाए। 26 भी हमारा हो गया है। तो आज रिवाइज कीजिए एंट्री 22 एंड एंट्री नंबर 66। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, बाय बाय।